जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके हिंदी कोर विषय से कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये आपका सेट 2 है। इससे पहले मैंने आपके लिए सेट 1 के VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और साथ ही साथ VBA सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी अपलोड किया है। और इस वीडियो के बाद आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न है तो उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए आपके जो 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया पठित बोध और यहाँ पर निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो कविता दी गई है, पद्यांश दी गई है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका यहाँ पर कविता दी गई कि प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियां जो हो बुरी और बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी व्यवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि मुख से न होकर चित्त से देशानुरोगी हो सदा, और हे सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा, और देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, और निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता को देख लिया कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। इसका दोस्तों इस पर आधारित 4 जो प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रूढ़ियों को छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। ऊपर में जो हम लोग इस कविता को पढ़ें तो इस कविता के अनुसार आपका जो सही उत्तर होगा ABCD में आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि रूढ़ियां समय के बदलने पर विकास में बाधा पहुंचाती है, इसीलिए जो है रूढ़ियों को छोड़ना चाहिए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया कि कवि किस पक्षी के समान चातुरी दिखाने को कहता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हंस। आप लोग यहाँ पर देखिए, इस कविता में दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए आप लोग दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है कि भूख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, कथन का आशय क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये में दिया गया है हमें केवल देश प्रेम की बातें ही नहीं करनी चाहिए। बी में दिया गया है कि हमें उसके लिए सार्थक प्रयास भी करनी चाहिए, और सी में कि हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। तो ये जो आपका तीनों तथ्य जो है सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका दोस्तों चौथा प्रश्न है कि हम दूसरों की पीड़ा को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो उसको जो है अपना समझ करके, यानी कि निज दुख से, यानी कि ऑप्शन नंबर ये से, जब अपने आप में दुख पड़ता है तभी आप लोग दूसरे के दुख को महसूस कर सकते हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे के प्रश्न के लिए आपका निर्देश है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ऊपर में हम लोग कविता पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर को दिए और इसके बाद यहाँ पर ये जो दिया गया गद्यांश, इसको पढ़ना और इस पर आधारित नीचे 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें यहाँ पर आपके लिए गद्यांश है कि प्रकृति माता है, इसकी एक एक प्रक्रिया अनोखी एवं अद्भुत है, इसे केवल जिया जा सकता है और इसकी कोई बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है, और यह ऐसी ही है और हमें इसी के अनुरूप जीना है। इसके साथ चलने पर विकास के सोपान चढ़ते हैं और इसके विपरीत चलने पर विनाश के गर्त में गिरते हैं। प्रकृति हमें उठाती भी है और गिराती भी है, और यह उठाती है जब इसके नियम विधान का अनुसरण करते हैं, और गिराती है जब हम इसके अंतहीन शोषण पर उतारू हो जाते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में हो रहा है तथा जिसके भीषण परिणाम से हम रूबरू हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस गद्यांश को देख लिया। इसका दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं 4, तो उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। जिसमें आपका 5वां प्रश्न पूछा गया है कि किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, प्रकृति माता का। ऊपर में जो हम लोग पढ़े हैं वहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो गया प्रकृति माता। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि किसका साथ चलने से हमारा विकास होता है। तो दोस्तों, हम लोगों को जो है प्रकृति के साथ अगर चलेंगे तभी विकास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है।
इसका 7वां प्रश्न है कि मनुष्य किसकी दोहन कर रहा है? तो मनुष्य जो है प्रकृति का दोहन कर रहा है, यानी कि इसका सही उत्तर सी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 8वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है? विरुद्ध, समांतर, विनम्र या अच्छा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, विरुद्ध। तो इस तरह से हम लोगों ने 8वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपका 9वां प्रश्न है कि हिंदी समाचार पत्र में साक्षात्कार विद्या का शुभारंभ कब हुआ? साक्षात्कार विद्या का शुभारंभ हिंदू समाचार पत्र में कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये ही होगा, 1905 ईस्वी में। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन या फिर इंटरनेट? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, समाचार पत्र। और भारत में जो सबसे पहले जो छपा था समाचार पत्र हिंदी में, उदंत मार्तंड, आप लोगों को पता ही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान या फिर पात्र प्रधान? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति प्रधान। ये जो आपका सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जन संचार का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 13वां प्रश्न है कि नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने या सिनेमा ने? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आलेख एक विद्या है, कैसी विद्या है? गद्य लेखन की, पद लेखन की, लघु कथा लेखन की या फिर रिपोर्टाज लेखन की? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, गद्य लेखन की। समझ गए, गद्य लेखन की एक विद्या है। ये जो है आलेख जो है गद्य लेखन की एक विद्या है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो दोस्तों फीचर लेखन में आपका कुल मिलाकर के जो है 3 आयाम होते हैं, जो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 15 प्रश्नों के उत्तर को देखा। और इसका दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके लिए निर्देश है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो कविता दी गई है, इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और पढ़ने के बाद 16 से लेकर के 20 तक 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका कविता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो ये कविता लिखी हुई थी। इसका चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका 16वां प्रश्न पूछा गया कि कवि किसका भार लिए फिर रहा है? तो दोस्तों ये जो है ओवन का भार लिए फिर रहा है, जो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उन्मादों में क्या लिए फिरता है? तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा, जो आप लोग यहाँ पर देखिए उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। तो इस तरह से 2 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसके कवि कौन है? तो इसके जो कवि हैं आपका हरिवंश राय बच्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कवि बाहर से हंसता भीतर से क्या होता है? तो भीतर से रोता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने कविता पर आधारित जो 4 प्रश्न था उसके उत्तर को यहाँ तक देख लिए हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला जो दिया गया है प्रश्न की कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि जो है घर बार का भार लिए फिरता है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, आवरण हटाना ये नहीं होगा, बी में है मन में विश्वास लाना ये भी नहीं होगा, और सी में दिया गया मन में छिपी कुटिल भावनाओं को उजागर करना, और इसका सही उत्तर आपका यही होगा ऑप्शन नंबर सी।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कवि ने अपने खेत में कैसा बीज बोया था, धान रूपी बीज की, शब्द रूपी बीज की, प्रेम रूपी बीज की, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शब्द रूपी बीज। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भक्तिन किसकी बेटी थी, किसान की, गौपालक की, व्यापारी की, या फिर जमींदार की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपालक की। भक्तिन किसकी बेटी थी, गोपालक की थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता है। पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है बाजार, जहां पर आप लोग सामान खरीदते हैं और जो है पैसे को खर्च करते हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ये। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी, नमक, विदेशी वस्त्र, भूदान, या फिर राष्ट्रीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था। चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं, बाबर सिंह नहीं था, बादल सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ABCD, तो इसमें जो ए में हम लोग देख रहे हैं जाति प्रथा जन्म से ही पेशा तय कर देती है, सही बात है। बी में कि जीवन भर मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है, भी सही है। और सी में कि पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने पर मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग देखिए, 2 पीढ़ियों का अंतराल, बेरोजगारी, अशिक्षा और विस्थापन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 2 पीढ़ियों का अंतराल। ये आपका सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना यही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि अतीत में दबे पांव में लेखक ने किसका वर्णन किया है। यहाँ पर दिया गया इतिहास के अनछुए पक्षों का, पौराणिक स्मृतियों के अध्ययन का, इतिहासकारों की सोच व विचार शक्ति का, सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था। समाज सुधार, देश निर्माण, नव निर्माण, कुमार सुधार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कुमार सुधार। लेखक जो बचपन में इसी सभा का उपमंत्री था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके हिंदी कोर्स से जो 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, तो उसके उत्तर को हम लोगों ने देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपका जो और भी VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।